गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीना का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल में इस बार क्या दिया है। तो पहला टॉपिक है क्या कि गाजा में युद्ध विराम के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका का वीटो। महासभा में प्रस्ताव 153 के मतांतर से पारित। देखिए इसमें कहना चाहता है क्या कि हम लोग को पता है कि 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा है ना। ये युद्ध इतना भीषण है कि अभी तक लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इतना हत्या के बाद, इतना मृत्यु के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि अब इस युद्ध को बंद किया जाना चाहिए, इस युद्ध को रोक लगाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में का जो सुरक्षा परिषद होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उसमें प्रस्ताव लाया गया। तो आपको पता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है उसमें क्या होता है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, है ना। 5 अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध को रोक देना चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए। तो टोटल प्रस्ताव के पक्ष में, मतलब युद्ध को रोकने के पक्ष में 15 में से 13 लोग मत किए कि युद्ध को रोक देना चाहिए, है ना। रोकने के पक्ष में 13 लोग वोट किए। लेकिन अमेरिका क्या किया कि 5 अस्थायी सदस्यों में से एक अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। 5 अस्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है। इसमें से एक भी कोई वीटो पावर लगा देगा, यूज कर लेगा विपक्ष में, तो फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका क्या किया कि अपना वीटो पावर लगा दिया, वीटो पावर का यूज करके प्रस्ताव को क्या करवा दिया, खारिज करवा दिया। और बात रहा 13-14 अमेरिका का हो गया। बात रहा ब्रिटेन भाग ही नहीं लिया मतदान में, यानी टोटल 15 में से 13 लोग तो पक्ष में मतदान किए, लेकिन वीटो पावर के कारण अमेरिका प्रस्ताव को खारिज करवाने में सफल हो गया। अमेरिका का मानना है कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो कंप्लीटली एक तरफा है। एक तरफा कहने का मतलब इसमें एक तरह से देखा जाए तो इजराइल को ही दोषी बना दिया गया, और हमास जो कि 7 अक्टूबर को बर्बर अटैक किया था, है ना, जो अटैक किया था इजराइल पर, 500 रॉकेट दाग दिया था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल के पक्ष में और प्रस्ताव के विरुद्ध में अपना वीटो पावर यूज किया। अब तो यहाँ से प्रस्ताव खारिज हो गया, ठीक है ना। तब क्या किया जाए, फिर से एक प्रस्ताव लाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में, यानी जनरल असेंबली में फिर से लाया गया प्रस्ताव। वो प्रस्ताव लाया गया कहाँ, महासभा में फिर प्रस्ताव लाया गया कि इसको युद्ध को रोका जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, टोटल सदस्यों में से आपका 153, यानी जितना लोग मतदान किए, जितना लोग मतदान में शामिल हुए, उसमें से 153 पक्ष में थे, प्रस्ताव के पक्ष में, यानी कि युद्ध रोकने के पक्ष में थे। लेकिन 10 लोग इसके विपक्ष में थे, यानी कि युद्ध नहीं रुके, युद्ध चलते रहे, है ना। इसमें से इजराइल तो खैर रहेगा ही रहेगा। इसमें से 10 लोग क्या किए कि युद्ध के पक्ष में रहे और 153 युद्ध के विपक्ष में रहे कि युद्ध को रोक देना चाहिए। ऐसा भी हुआ, लेकिन फिलहाल अभी तो युद्ध रुका नहीं है, आगे देखा जाए क्या होता है। तो बस इस पूरा मैगजीन में यही इसका निचोड़ है। बात को समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में बातों को समझ जाना है। एक बार बात समझ जाइएगा तो फिर मैगजीन पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बात तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में, है ना, 2023 वर्ष के लिए भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई हैं। यानी कि एक मैगजीन है फोर्ब्स। कहाँ का है? अमेरिका का मैगजीन है, ठीक है ना। ये हर साल 100 विश्व में 100 शक्तिशाली महिलाओं का एक लिस्ट जारी करता है। क्या करता है? हर साल 100 महिलाओं का
महिलाओं का लिस्ट जारी करता है, ठीक है ना, जो शक्तिशाली होती है, जिसका अपना इन्फ्लुएंस होता है वर्ल्ड में। इसमें 4 महिला भारत की भी है। तो पहले नंबर 1 पे कौन है, ये 100 महिला में नंबर 1 पे कौन है ये जान लेते हैं। ये उर्सुला वान डेर लेन, उर्सुला नंबर 1 पर, उर्सुला वान डेन लेन, है ना। ये क्या है, ये आपका यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है ये, ठीक है ना। तो ये सबसे शक्तिशाली महिला है वर्ल्ड में। और भारत का दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में 4 महिलाओं को शामिल किया गया भारत से। इसमें से एक है कौन, तो वित्त मंत्री सीतारमन पहला है कौन, पहला है सीतारमन, ये आपका श्रीमती सीतारमन, ये आपका वित्त मंत्री है। और क्या है, कॉर्पोरेट मामले की ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री हैं, वित्त मंत्री साथ कॉर्पोरेट मंत्री भी है, ठीक है ना। इनका नंबर 32, यानी 32वां रैंक पर है, ये 32वां रैंक पर है। दूसरा कौन है आपका, एक मिनट, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये आपका 60 नंबर पर है। इनका रैंकिंग पूरा वर्ल्ड में 60 नंबर पर है, ठीक है ना। रोशनी नाडर का है, ये HCL कंपनी से जुड़ी हुई, HCL यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर से इनको लिया गया है, HCL कंपनी से जुड़ी हुई है, 60 नंबर पर है। तीसरा है आपका सोमा मंडल, है ना। ये आपका 70 नंबर पर है, ये 70 नंबर पर, यहाँ पे लिख दिए 70 नंबर पर है। वर्ल्ड में इनका रैंकिंग 100 में से 70 नंबर पर है ना। ये आपका सेल कंपनी था ना, उससे अभी रिटायर की है, सेल कंपनी से, SAIL सेल कंपनी के चेयरपर्सन थे, उससे अब रिटायर की है। और उसका सोमा मंडल के बाद कौन है आपका, किरण मजुमदार शॉ, ये आपका कितना नंबर पर है, 76, ये आपका 76 नंबर पर है वर्ल्ड में इनका रैंकिंग है ना। और ये क्या है, तो ये आपका बायोकॉन कंपनी का नाम सुनेंगे, बायोकॉन इसका चेयरपर्सन है, बायोकॉन से जुड़ी हुई इसका चेयरपर्सन है, ठीक है ना। तो भारत से याद रखिएगा, एक तो श्रीमती सीतारमन को, दूसरा रोशनी नाडर मल्होत्रा को, तीसरा सोमा मंडल, और चौथा किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। और नंबर 1 पर तो खैर उर्सुला वान डेर लेन है, और जो कि यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। COP28 दुबई में संपन्न, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति। अभी हाल ही में COP28 का मीटिंग हुआ है, कहाँ, दुबई में हुआ है। देखिए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि जो हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया है ना, UNFCCC, है ना। UNFCCC 1992 में बना था, 1994 से लागू है, मतलब कि ये फंक्शन में आ गया, ठीक है ना। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसी का एक प्रचलित नाम भी है, कोप कहते हैं इसको, प्रचलित नाम है COP, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो सदस्य होते हैं, इसका जितना सदस्य होते हैं, जब सदस्य मीटिंग करते हैं तो उसको कोप भी कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
पार्टीज, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये इसका 28वां मीटिंग अभी हुआ है, यानी कि 128वां COP 28 हुआ है, यानी कोप का 28वां मीटिंग हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका, कहाँ हुआ देखिए, आपका दुबई में हुआ है, दुबई में, ठीक है। इतना फैक्ट याद रखना है कि दुबई में हुआ है। इसमें क्या हुआ है, तो मीटिंग हुआ तो इसमें जितने सदस्य थे आपस में फैसला किए हैं कि हम लोग तापमान को रोकने के लिए, बढ़ते हुए तापमान को रोकने के लिए, है ना, जीवाश्म ईंधन जिसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कोयला होता है, इसको चरणबद्ध तरीका से हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका खपत में चरणबद्ध तरीका से कम ही करेंगे और वैकल्पिक ऊर्जा का अधिक से अधिक सहायता लेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा का बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन से क्या होता है कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है उसका उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, विशेषकर मीथेन गैस का, जो कि ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापमान को बढ़ाने में मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है ना। तो क्या मीटिंग में फैसला लिया गया कि चरणबद्ध तरीका से, चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधन का खपत कम करेंगे, ठीक है ना। बस इसको याद रखिएगा कि चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन का खपत कम करेंगे। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम से कम होगा, मीथेन गैस का उत्सर्जन कम से कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग जो एक भारत के लिए चुनौती, भारत ने पूरा विश्व के लिए चुनौती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रखा जा सकता है। याद रखिएगा इसको, औद्योगिक युग से, औद्योगिक युग से तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल किया जाएगा औद्योगिक युग से, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर फैसला क्या हुआ है, तो जीवाश्म ईंधन का खपत कम किया जाएगा, ठीक है ना, सदस्य देशों के द्वारा। इस पर सहमति लोगों ने दिया है। तो बस यही था इसमें, और कोई विशेष नहीं था। पिछला जो COP 27 जो हुआ था पिछला, वो कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है, वहाँ हुआ था, ठीक है ना। इस बार दुबई में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, वैश्विक भागीदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, देखते हैं क्या होता है ये। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में AI कहते हैं। AI बहुत नाम सुनते हैं आजकल, AI, खासकर एलन मस्क इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ला कंपनी का मालिक है। AI होता क्या है, देखिए बहुत साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं कि कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कोई रोबोट, कोई मशीन हो जिसमें मानव की तरह निर्णय लेने की क्षमता हो, मानव की तरह वो अपना बुद्धि का उपयोग कर सके किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए, है ना, तो वो AI कहलाता है। उसमें एक खास तरह का प्रोग्रामिंग डिजाइन कर दिया जाता है कि जिस विषय पर उसको निर्णय लेना है वो मानव की तरह निर्णय ले सकता है, ठीक है ना। यानी कि लिख दे रहे हैं इसको हम, कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित द्वारा नियंत्रित रोबोट या मशीन जिसमें मानव की तरह बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर, उपयोग कर निर्णय लेने की क्षमता हो, है ना।
लेकिन ये कुछ विशेष काम के लिए ही होगा, क्योंकि मनुष्य की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन किसी विशेष काम के लिए मानव की तरह वो निर्णय ले सकता है। उसके लिए ऐसा प्रोग्रामिंग सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, वही एआई कहलाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, समझ गए। देखिए 21वीं सदी में जो एआई है वो विकास का भी कारण बन सकता है और बहुत बड़ा तबाही का भी कारण बन सकता है। अगर इसका इस्तेमाल सही से हो तो मानवता का भलाई के लिए काम होगा, अगर इस्तेमाल इसका गलत हो तो वो बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। एक फिल्म आया था, आपका देखे होंगे आप लोग, रोबोट, शायद रोबोट था, रजनीकांत जी का और ऐश्वर्या राय जी का एक मूवी आया था रोबोट। उसमें जो रोबोट बनता है रजनीकांत का ही रूप रहता है ना, उसका नाम चट्टी रहता है, तो वो कंट्रोल से बाहर चल जाता है। जो इंजीनियर रहते हैं रजनीकांत, वो बनाते हैं रोबोट अपने ही जैसा, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर चल जाता है और फिर कितना तबाही मचाता है वही फिल्म में दिखाया गया है। वही आर्टिफिशियल के बारे में आप समझ सकते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को सही तरीका से इस्तेमाल करने के लिए, उसका गलत उपयोग नहीं हो, इसके लिए और से अधिक अनुसंधान हो, इसके लिए एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन का नाम क्या है? उस संगठन का नाम है देखिए ग्लोबल, एक मिनट, GPAI, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिख दे रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। G फॉर ग्लोबल, P फॉर पार्टनरशिप, A फॉर आर्टिफिशियल, I फॉर इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक संगठन बनाया गया है। ठीक है ना, इसमें अभी कुल 29 देश है, 29 देश शामिल है, 29 देश शामिल है। इस संगठन के संस्थापक देशों में से एक भारत भी है ना। तो इसका अभी इसका मीटिंग आपका नई दिल्ली के जो अभी नवनिर्मित भारत मंडपम में है, उसमें इसका मीटिंग किया गया है 2023 में। ठीक है, ताकि सभी सदस्य देश लोग आपस में क्या अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिए क्या चुनौती है, आपस में एक दूसरे से अपना अनुभव को साझा कर सके। ठीक है, तो इसका मीटिंग किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मीटिंग हुआ। ठीक है ना, भारत मंडपम में, भारत मंडपम, प्रगति मैदान है ना नई दिल्ली में, तो प्रगति मैदान में एक नवनिर्मित भारत मंडपम बना है, उसी में इसका मीटिंग हुआ है, सम्मेलन हुआ है, जिसका उद्घाटन कौन किए? तो पीएम मोदी करेंगे। और उन्होंने नारा दिया क्या? AI फॉर ऑल, AI फॉर ऑल, है ना, AI फॉर ऑल। और उन्होंने अपील किया है, यानी पीएम मोदी ने अपील किया है कि AI का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल और एथिकल तरीका से होना चाहिए, यानी इसका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीका से होना चाहिए, ताकि मानवता के कल्याण में अधिक से अधिक ये भागीदारी निभा सके। ठीक है, तो बस यही था, और इसमें कुछ है नहीं। बातों को आप आसान से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।